नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं माई कौन है, वो शो जहां पर हर बड़ी खबर पर माई कौन होता है, आपसे जुड़ी खबर पर माई कौन होता है। आज संसद में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बहस की शुरुआत हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बातें रखी और इसीलिए आज जिस खबर पर सबसे पहले माई कौन कर रही हूं, क्या यूपी में 5 करोड़ नाम कटने वाले हैं। जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है उनमें से एक है उत्तर प्रदेश और वहां एसआईआर की प्रक्रिया की आखिरी तारीख अभी तक 11 दिसंबर है। अब क्या 2 दिन बाद 5 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हट जाएंगे, कट जाएंगे? अखिलेश यादव यही कह रहे हैं और आज इसीलिए इस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत कितने नाम कटने वाले हैं। इसी के साथ आज पूछ रही हूं, एसआईआर या एनआरसी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। और आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी यही कह दिया। यूपी में डिटेंशन कैंप इसीलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि ये वोटर शुद्धिकरण का कार्यक्रम नहीं बल्कि ये एनआरसी की प्रक्रिया है। आज इसीलिए पूछ रही हूं कि वोटर शुद्धिकरण नहीं, क्या नागरिकता की पहचान की प्रक्रिया है ये। और तीसरी खबर, डिटेंशन सेंटर पर ममता वर्सेस योगी हो गया है क्या? योगी यूपी में डिटेंशन सेंटर बनवा रहे हैं और ममता उनके खिलाफ अभियान छेड़ चुकी हैं। योगी, यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि कागज दिखाओ वरना डिटेंशन सेंटर जाना होगा। और योगी के इसी मिशन में यूपी पुलिस भी जुटी हुई है। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रही हूं, लगातार एक्शन में है। हापुड़ की इन तस्वीरों को देखिए। हापुड़ में क्या चल रहा है? घुसपैठियों पर प्रहार है। यूपी में एसआईआर है। ये तस्वीरें देख लीजिए। पुलिस जगह जगह जा रही है, गली गली मोहल्लों में लोगों से उनकी पहचान पूछ रही है और कह रही है कि कागज नहीं है तो वापस जाइए। पहचाने आगे नहीं, वहाँ की है, वहाँ पे अपना जाओ। तो यहाँ काम धंधा वहीं करो, ज्यादा बेटर रहेगा। बताओ, कुछ है यहाँ का तुम्हारे पास? ना, तो यहाँ नहीं तो वहीं जाओ। आपकी पहचाने आगे नहीं, वहाँ की है, वहाँ पे अपना जाओ। तो यहाँ काम धंधा वहीं करो, ज्यादा बेटर रहेगा। बताओ, कुछ है यहाँ? तो देखिए, यहाँ पर चेकिंग हो रही है और पुलिस वाले कह रहे हैं अगर नहीं है तो वहीं जाओ जहां से आए। घुसपैठियों को पकड़ने के लिए खास ऑपरेशन टॉर्च यूपी में चलाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें अब आपको दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं जहां रात के अंधेरे में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर नाइट अटैक किया जा रहा है। हाथों में टॉर्च लेकर पुलिस की टीमें झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों की पहचान पूछ रही है, दस्तावेज चेक कर रही है। उन इलाकों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जहां पुलिस को घुसपैठियों के होने की आशंका है। उधर मुजफ्फरनगर से कुछ इसी तरह की तस्वीरें आई हैं, अब वो आपको दिखाती हूं। पुलिस की टीम टॉर्च लेकर झुग्गी झोपड़ियों में जांच कर रही है। ये देखिए तस्वीरें। रात में पहुंचकर वहां रह रहे लोगों की जांच की गई। झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों की गिनती की जा रही है। ऑपरेशन टॉर्च, यही नाम दिया गया क्योंकि टॉर्च की रोशनी में जांच हो रही है। इसके तहत पुलिस की टीम रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक एक्शन मोड में नजर आ रही। लेकिन इससे अखिलेश यादव नाराज हैं और उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। अब आपको बताती हूं कि एसआईआर की इस प्रक्रिया पर सवाल क्यों है। यूपी में एसआईआर का बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में, अब ये जो आप देख रहे हैं रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश में क्या मतदाता सूची से 3 करोड़ नाम कट सकते हैं? आज ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि इसको अखिलेश यादव ने उठाया। कई जिलों में स्थानांतरित और मृतक श्रेणी में 20% से ज्यादा मतदाता हैं। लखनऊ और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा नाम कटने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ और गाजियाबाद में आंकड़ा 25 से 30% हो सकता है। जी हां, 25 से 30% लोगों के नाम कट सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक 6% अनुपस्थित है, 10% स्थानांतरित है और 4% मृतकों के नाम है जो कि मर चुके हैं। इनके नाम सूची से हटेंगे। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी एसआईआर पर सवाल उठाए हैं और बड़ा आरोप लगाया है। वो दावा कर रहे हैं कि जो स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में 5 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से हट सकते हैं। जरा सुनिए अखिलेश यादव। 5 करोड़ लोगों के वोट कटे हुए मिलेंगे। सोचिए, यूपी जैसे स्टेट में जहां 5 करोड़ वोट कट जाएंगे। और मैपिंग ऐप किसने बनाया है? इसमें भी कोई घोटाला है और लग ये रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे, उसी
इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनी का मैपिंग ऐप है, क्योंकि मैपिंग ऐप के थ्रू ही सब गोलमाल हो रहा है यूपी में। लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटने जा रहे हैं। तो 5 करोड़ वोट कटने का आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन यूपी में प्रशासन ने ऑपरेशन घुसपैठिए के तहत पूरी तैयारी कर ली है। एक तस्वीर अब आपको दिखा रही हूं, गोरखपुर की तस्वीरें, जहां डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार है। डिटेंशन सेंटर यानी कि जहां घुसपैठियों को रखा जाएगा। पहले पुलिस घुसपैठियों की तलाश करेगी और फिर इसी डिटेंशन सेंटर में इन्हें रखेगी। यहां से उन्हें उनके मूल देश भेजा जाएगा। ये तस्वीरें डिटेंशन सेंटर की सामने आ गई उत्तर प्रदेश से। केवल पुलिस ही नहीं, यूपी में एटीएस भी एक्शन मोड में है घुसपैठियों को पकड़ने के लिए। तो वो आपको तस्वीर जरा दिखा देती हूं कि यूपी में कैसे एटीएस काम कर रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर एटीएस की नजर है। लखनऊ नगर निगम से पत्र लिखकर मांगी है जानकारी। एटीएस ने निगम से सफाई कर्मियों की सूची मांगी। निवास पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, आधार सब मांगा गया है। लखनऊ में 8000 से ज्यादा सफाई कर्मी काम करते हैं। एजेंसियों और ठेकेदारों ने इन सफाई कर्मियों की भर्ती की है। अब 5300 कर्मचारी सफाई कर्मी के रूप में यहां काम करते हैं। 3000 कर्मचारी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में लगे हुए हैं। अब इस कार्रवाई के बाद 500 से ज्यादा कर्मचारी गायब हो गए हैं। अब ये क्यों गायब हो गए, इन्हें किस बात का डर है, यही सवाल पूछा जा रहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई से आखिर कौन लोग लापता हो रहे हैं, इन पर क्या एक्शन जरूरी नहीं है। अब एक तरफ यूपी में घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही, डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हैं, तो वहीं बंगाल में डिटेंशन सेंटर्स पर टेंशन बढ़ गई है। ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल में यूपी का मॉडल नहीं चलने दूंगी, यानी यहां डिटेंशन सेंटर तैयार, वहां बंगाल में ममता का इनकार। बंगाल में ममता की एंटी एसआईआर रैली हुई है और वो लगातार ये रैलियां कर रही हैं। ममता एसआईआर को एनआरसी ही कहती हैं। वो कहती हैं ये एनआरसी है, ये एसआईआर नहीं है। एसआईआर की आड़ में एनआरसी की साजिश हो रही है और वो सीधे सीधे हमला योगी आदित्यनाथ पर कर रही है। वो कह रही है यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। ममता ने आज ये कहा, इसके खिलाफ मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी क्योंकि ये एनआरसी हो रहा है। बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है और उन्हें देश से निकालने की एक कोशिश हो रही है। ये ममता का आरोप है। ममता आरोप लगा रही है, लेकिन ममता के इन आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने एसआईआर में बाधा डाली तो उसकी खैर नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब सीजीआई ने कहा किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। यह आज की बात मैं आपको बता रही हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएलओ को सुरक्षा न मिलना एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें सुरक्षा दें और अगर नहीं देती हैं तो हमारे पास आप आइए, हम इसे गंभीरता से लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की तो अराजकता फैल जाएगी, यह स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएलओ की सुरक्षा भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएलओ को धमकी दी गई तो एक्शन लेंगे। अब इसका सीधा लबोलबाब यह है कि किसी भी तरह से एसआईआर की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं। एसआईआर का काम होगा, जहां जहां राज्य सरकारें सुरक्षा नहीं दे पा रही है वहां सुप्रीम कोर्ट फिर दखल देगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं कि संसद में आज इसे लेकर कैसे हंगामा मचा। शायद में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुलकर नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। मेरे माँ पिताजी गांव में नहीं थे, मेरे बाप पिताजी शहर में रहते हैं, मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम कटा और मुझे खुशी है कि उनका नाम कटा, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे। आज मैं बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर
SIR करवाने का कोई औचित्य नहीं है। Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. हम सबको मालूम है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप पर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो चुनाव आयोग के कार्यकलाप पर चर्चा कर रहे थे, उस पर प्रवचन दे रहे हैं। The whole SIR is contrary to Rule 24 and also contrary to the constitutional provisions in the Act, and that's absolutely unconstitutional. Absolutely unconstitutional. You can't do it. It is not the whims of choice of the Election Commission or caprice. आज ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जो बांग्लादेशी आज जो रोहिंग्या आज इस देश में घुसे हैं, आज जो रोहिंग्या वेस्ट बंगाल में है, आज जो रोहिंग्या मुंबई में तो लाखों की संख्या में इनकी तादाद बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी, फराज किदवई साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बात से शुरुआत अजय जी आपके साथ करना चाह रही हूं। आज बहुत सारे आरोप SIR की इस बहस के दौरान आप लोगों पर लगे। उनमें से एक आरोप जो बार बार लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं को आपने हाईजैक कर लिया, लेकिन आज अखिलेश जी ने वही आरोप लगाया है जो बंगाल में ममता दीदी लगाती है बार बार कि ये SIR नहीं है, NRC है। आप क्यों घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बना रहे? देखिए, SIR चुनाव आयोग करवाता है और घुसपैठियों की पहचान गृह विभाग करता है और डिटेंशन सेंटर भी सरकार का गृह विभाग करता है। दोनों काम अलग अलग हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये लोग मुख्यमंत्री रहे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, एक तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, इन दोनों कामों में अंतर नहीं समझ रही हैं। जो ममता दी की जिम्मेदारी है कि घुसपैठियों को निकलवाना, जब वो खुद देख रही हैं कि बांग्लादेशियों की लाइन लगी हुई है वापस जाने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बात वहाँ पे बंगाल रेंजर्स से बात कर करके भेज रहा है, तो क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि घुसपैठियों को पकड़ें? आप सोचिए, बस आप सोचिए कि इस देश में कितनी बड़ी बीमारी है ये। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 5 करोड़ वोटर का नाम कट जाएगा, मतलब 5 करोड़ घुसपैठी है यूपी में सिर्फ, और उनको निकालना नहीं चाहिए। आज जो ये संसद में बहस हो रही है, हम तो चाहते थे कि ये बहस हो ताकि देश के सामने आए कि इनकी मंशा क्या है, घुसपैठियों को बचाने की इनकी मंशा है। ये एक्सपोज हो गए हैं देश के सामने। SIR तो होगा ही। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है, SIR होगा और उसका डेटरेंट इफेक्ट है कि बांग्लादेशी भागने लगे हैं, हर जगह से भाग रहे हैं। और आप ये सोचिए कि अगर ये लोग वोटर लिस्ट में घुसे हुए हैं तो ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। और जो आज एडवोकेट कर रहे हैं, संसद में हो चाहे कहीं हो, पहले तो इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनको करना क्या है। इनको SIR से दिक्कत है। नहीं, पर अजय जी सवाल देखिए इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। कभी राहुल गांधी नाम जोड़ने की बात करने लगते हैं। हाँ अजय जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दोनों प्रक्रिया साथ में हो रही है। और बिहार में भी जी ठीक है, हर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से काम करता है, मैं इसको कहाँ गलत कह रहा हूँ। बिहार में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, बिहार में डिटेंशन सेंटर बनेंगे और बिहार में भी हम लोग जितने आइडेंटिफिकेशन है वो कर रहे हैं, क्योंकि जितने नामों की लिस्ट काटी गई है वो ऑटोमेटिकली सब थानों को और सब जिलों के डीएम को भेजी जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा, और उसके बाद तय करना है कि इनकी नागरिकता रहेगी कि नहीं रहेगी। ये काम राज्य सरकार का है, वो काम राज्य सरकार करेगी। यूपी ने शुरू कर दिया, भाई SIR करके बिहार ने दिशा दिखलाई, ठीक है। यूपी ने डिटेंशन सेंटर खोल के देश को दिशा दिखलाई क्या करना है। यूपी में डिटेंशन सेंटर है, महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर है, यहाँ पे तो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। आपने जो बात कही है क्या है, अब ऐसा लग रहा है, बेचैनी है। देखिए ऐसा लग रहा है कि इस देश में दो मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि दोनों ही की बात एक साथ हो रही है। एक तरफ ममता बनर्जी है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है। अब मैं जरा एक बार इस बात पर आना चाहती हूं, फराज जी, अगर आपके साथ मैं शुरुआत कर लूं। यूपी में NRC की बात अखिलेश यादव कहकर एक नया विवाद छेड़ रहे हैं क्या? वो NRC क्यों कह रहे हैं? क्या वोटर शुद्धिकरण एक प्रक्रिया पहले से फॉलो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए?
आज अखिलेश यादव ने इसको बार बार कहा कि ये बैकडोर से, पीछे के दरवाजे से कर रहे हैं। सुचारिता जी, देखिए अभी मैं शुरुआत करूंगा आपके ऑपरेशन टॉर्च से। मुझे पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग हैं जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को राय देते हैं, मशवरा देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मशवरा देते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। इसका मतलब यह हुआ कि राजा जो है, राजा के जो सलाहकार होते हैं, अगर वो उसके डर से उसको गलत राय देते हैं, या डॉक्टर जो है अपने मरीज को उसके रिश्तेदारों के भय में गलत इलाज करता है, तो उसका नाश निश्चित होता है। ऑपरेशन टॉर्च की बात करी आपने, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में टॉर्च से बलिया जिले के सरकारी अस्पताल में टॉर्च की रोशनी से ऑपरेशन हो रहा है, इलाज हो रहा है। उत्तर प्रदेश का ये हाल है, और मुझे समझ में नहीं आता है कि ऑपरेशन टॉर्च ही नाम दे दिया इन्होंने। सुचारिता जी, पेपर में लिखा है यूपी शॉकर, पेशेंट्स ट्रीटेड इन टॉर्च लाइट इन बलिया हॉस्पिटल, और फिर टॉर्च लाइट, ऑपरेशन टॉर्च लाइट उसका वो कर रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, सवाल यह है कि एक डिटेंशन सेंटर जब असम में एनआरसी हुई थी, तो वहां पर जो डिटेंशन सेंटर बनाया गया था या नहीं बना था मुझे नहीं पता, तो जो 19 लाख लोग थे उनका क्या हुआ, उसके बारे में भी तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए ना सुचारिता जी। असलियत क्या है? असलियत यह है कि आज संसद में ये लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे में रिफॉर्म्स की जरूरत है। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में क्यों ये सब, मैं तो बोलूंगा नौटंकी कर रहे हैं। क्यों नौटंकी कर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, यह भारत सरकार की किताब बोल रही है कि शिशु मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, पेज नंबर 187, स्टंटेड चिल्ड्रन में उत्तर प्रदेश अगर ये घुसपैठिए हटाने का काम करते हैं, मैं फराज जी आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले कोर्ट ने कहा कि हम रेड कारपेट नहीं दे सकते हैं घुसपैठियों को, वो आपके संसाधनों को खा रहे हैं। हमारे यहाँ गरीब कम है क्या? हमारे यहाँ ऐसे कम लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है? तो वही चीज, तो वही अगर घुसपैठियों पर एक क्रैकडाउन है, मेरा सवाल यही है, वो अपनी जगह है, उसको रोकने के लिए क्यों आप लोग प्रयास करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं, बहुत भारी भरकम आपने शब्द इस्तेमाल कर दिया है वहां यूपी में जो एक प्रक्रिया चल रही है। आप इसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन क्या इसका मजाक बनाया जाना चाहिए हर्षवर्धन जी? मजाक नहीं, ये नौटंकी है, ये नौटंकी है, ड्रामा है, ड्रामा। दिस इज अ ड्रामा। नहीं तो ड्रामा क्यों है? नौटंकी है ये। फराज क्या हुआ था कुछ दिन पहले? आप चाहते हैं घुसपैठिए रहे इस देश में? मैं बता रहा हूं क्यों है। नहीं, आप चाहते हैं घुसपैठिए रहे, प्रूफ इट। नहीं, यू प्रूव इट ऑन एयर। मैं ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप प्रूव करिए, लेकिन मैं पूछ रही हूँ, आप चाहते हैं घुसपैठिए इस देश में रहे? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। हो रहा मैं है। ये चाहता हूं कि जो यूएस ने अरे सुनिए मैडम, प्रॉब्लम यही है कि भारत में घुसपैठियों पर क्रैकडाउन नहीं हो रहा है। हाँ। यूएस से 3258 लोगों को, भारत के लोगों को हाथों में हथकड़ियों, पैरों में बेड़ियां डाल करके यूएस से जलील करके निकाल दिया जाता है। तो क्या हमारी डिप्लोमेसी पकौड़े चलती है? आप सिर्फ घुसपैठिए का नैरेटिव बनाते हैं। भाई बताइए अजय जी, आप इसका जवाब दीजिए। भारतीयों को निकाला जा रहा है, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। अच्छा, भारतीयों को दूसरे देशों से अपमानित करके यहाँ भेजा जाता है, उस पर आप मौन रहते हैं, वो ये कह रहे हैं, और यहाँ पर आप सारा फोकस घुसपैठिए करते रहिए, क्योंकि इससे आपको लाइमलाइट मिलती है। बोलिए अजय जी। जवाब दूं? जी देखिए सुचरिता जी, नौटंकी कौन कर रहा है ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नौटंकी चिल्ला रहे हैं। एसआईआर से घुसपैठिए निकाले जा रहे हैं तो उसको नौटंकी कह रहे हैं। संसद में आज इसी तरह पैर थरथरा रहे थे। इनकी तो चिंता ये है ना कि ये भाईजान वोट बैंक जो है घुसपैठिए वाला बांग्लादेशी वापस भाग जाएगा तो क्या होगा। आसाम की बात कर रहे थे, एकदम सही बात आपने कहा कि आसाम में 19 लाख आइडेंटिफाई किया गया था कि कौन कौन बाहर से आए हुए हैं, जिनको बाहर निकालने की बात हुई। अब उसके बाद असम में होने के बाद सीएए और एनआरसी आ गए अस्तित्व में, जिसमें साफ कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो होंगे, अल्पसंख्यक हिंदू, पारसी, ईसाई, सिख,
इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, इसलिए असम में होल्ड किया गया है। मुसलमानों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस देश से आए वहाँ मुसलमान, वो इस्लामिक राष्ट्र है, बहुतायत है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनको नागरिकता मिलेगी भारत की, क्योंकि वो हिंदू कहाँ जाएगा भाई? बांग्लादेश का हिंदू, बर्मा का हिंदू, पाकिस्तान का हिंदू कहाँ जाएगा? उसको चांद पे भेजें। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, इन्होंने कहा 312 भारतीयों को सिक्कड़ लगा के यूएस ने भेजा। अगर अमेरिका में घुसपैठिए हैं तो अमेरिका ने अपने नियम के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से उसको जैसे डिपोर्ट करना था उसने किया। हमने प्रोटेस्ट भी किया कि मानवीय कारणों से ये ठीक नहीं है कि आप हथकड़ी लगा के भेजिए, लेकिन उनका साफ कहना था कि हमारे लॉ में ये मेंशन्ड है कि हम हैंडकफ करके और बेड़ियां लगा के ही भेजेंगे। जब जमीन पे उतारेंगे तो वो सब हम हटा लेंगे, लेकिन हम प्लेन में भी बेड़ी लगा के बैठेंगे। साफ साफ अमेरिका से, प्रशासन से भारत को इसकी इत्तला दी है। आपको जब नहीं पता हो तो नहीं पता। अगर अवैध घुसपैठिया कोई भारतीय बनता है तो दूसरे देश को अधिकार है उसको हटाने का। यही बात तो यहाँ की हो रही है। यहाँ पे जो अगर घुसपैठिया होगा उसको क्यों नहीं भगाएंगे हम? उससे आपको हमदर्दी क्यों है? पूरे अमेरिका में भारतीय घुसपैठियों के लिए हमदर्दी तो किसी अमेरिकन को नहीं है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ यूपी में योगी आदित्यनाथ डिटेंशन कैंप्स बना रहे। एक मिनट फराज जी रुकिए, नहीं अब देखिए उनका समय है, प्लीज मैं आपके पास वापस आ रही हूँ फराज जी, आई विल कम बैक टू यू। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जरा बताइए, यहाँ योगी आदित्यनाथ डिटेंशन कैंप बना रहे, ममता दीदी कह रही है मैं बनने नहीं दूंगी यहाँ बंगाल में। वो कह रही मैं एसआईआर, वो एसआईआर तो कहती ही नहीं है, वो एनआरसी ही कहती है। जी देखिए, एसआईआर और एनआरसी में दोनों में फर्क क्या है आपको समझना है कि एसआईआर जो लागू किया गया है, अगर उसका डायरेक्ट इंटेंशन क्या है। अभी भाजपा के प्रवक्ता को आपने सुना, भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा कि जो बांग्लादेश, बर्मा, वहां पर जो जैन है, हिंदू है, दूसरे लोग हैं जो दूसरे धर्म, मुसलमान को छोड़ करके हम सबको नागरिकता देंगे। ये आपका संविधान कहता है क्या भाई? आर्टिकल 14 और 15 आपको क्या कहता है? एक समानता की बात करता है और एक धर्म के नाम पर भेदभाव ना करने की बात करता है। आप मानवता की बात नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मानवता के दृष्टिकोण से जो सोनाली चली गई थी बांग्लादेश, जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था, उनको वापस बुलाया गया था। मानवता के दृष्टिकोण से यह देश सर्वधर्म समभाव के साथ चलता है। ये देश, ये घुसपैठिए कर रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहूंगा 11 साल में कितने घुसपैठिए, सुन लीजिए सुचेता जी, कितने निकाले हैं? आसाम में, सुनिए बीच में मत बोलिए, आसाम में क्यों नहीं कर रहे भाई साहब आप? आसाम के अंदर में 12 लाख हिंदू डिटेंशन सेंटर में है। वो डिटेंशन सेंटर पश्चिम बंगाल में नहीं बनने दिया जाएगा। आप असली मुद्दों से भड़काने के लिए, देखिए आप इतिहास को ठीक नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में आकर इतिहास जो गुजर गया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। और मगर आप आज वर्तमान को जो स्थिति देश में एक कैओस, कोई आपके पास में प्लानिंग नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। 40 से ज्यादा 50 के आसपास बीएलओ हिंदुस्तान के अंदर में मरे, हर राज्य में, हर प्रांत में। क्या ऐसी हड़बड़ी है भाई इन्हीं वोटरों से? फॉरेनर को क्या वोट देने का अधिकार है क्या? इलेक्शन कमिश्नर ऐसा बोल सकता है? ये घुसपैठियों की बात करते हैं। नहीं, पर स्वयं प्रकाश जी ये तो आप घुसपैठियों पर बोल रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी मेरी बात सुनिए, ये तो आप घुसपैठियों पर बोल रहे हैं, लेकिन आपके सांसद तो सदन में कह रहे हैं कि एसआईआर ही असंवैधानिक है, ये नहीं हो सकती है। ये किस तरह से की जा रही? मैं आपसे कल्याण बनर्जी क्या कह रहे थे? आप देखिए एकदम सही कह रहे हैं कल्याण बनर्जी, कहां गलत कह रहे हैं? संविधान के अंदर आप पढ़िए कि जो आर्टिकल 15 का जो उसके अंदर में उल्लेख किया गया है वो एनआरसी को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है। आप ये घुसपैठिए जो बात करते हैं, बिहार में भी आपने ये क्या देखिए, असल में क्या है, 5 राज्यों में चुनाव है। आसाम, वर्धन जी को लीजिए, आसाम में चुनाव है, केरल में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है। ये पांचों के पांचों राज्य ये हारने वाली है। अब इनके पास में कोई मुद्दा नहीं रहता है। तब देखो, तब कभी ये हमारे नेता राजाराम, हमारे जो मनीषी है, ऋषि है पश्चिम बंगाल के, इनके नेता राजाराम मोहन राय को ब्रिटिश एजेंट बोलते हैं, जो खुद मुखबिरी करते थे। वो राजाराम मोहन राय कभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ना, कभी कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करना, कभी अभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को दादा बोलना, जैसे कोई चाय की दुकान में कोई दा बोल रहा है। दा नहीं, पर स्वयं प्रकाश जी इसका एसआईआर से क्या लेना देना है? मनीषी है, इसका एसआईआर से क्या लेना देना है? इस तरह की बात करते हैं आप। पार्लियामेंट, संसद को एक हास्यास्पद बना दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका एसआईआर से क्या लेना देना है? देखिए इस वक्त मैं एक बार बताना चाहती हूँ, इस वक्त सिचुएशन क्या है, इस वक्त हो क्या रहा है हर्षवर्धन जी। इस वक्त जो ये प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की, तो घरों में भी यही बातचीत हो रही है कि क्या
जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है कि क्या फॉर्म भरवा दिए गए, क्या हमने कागज दिखा दिए हैं, कहीं नाम तो नहीं कटेगा। कुछ लोग कह रहे हैं भाई हमारे पास कागज है तो नाम क्यों कटेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं भाई पता नहीं, कुछ पता नहीं है क्या हो जाएगा। तो हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल ये है कि डिटेंशन कैंप्स की जो बात लाई है, क्या उसने लोगों का डर बढ़ा दिया है? क्या आम नागरिक डरा है या फिर वो डर रहे हैं सिर्फ जिनको लग रहा है उनके पास कागज नहीं है और वो घुसपैठिए हैं? चर्चा जी, सबसे पहले तो ये कि एसआईआर न नाम जोड़ने की प्रक्रिया है न नाम काटने की प्रक्रिया है। और ये ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों नेता लोग झूठ बोल रहे हैं, नेता लोग अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, नेता लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लोगों को डर लगे। लेकिन घरों में जब आप जाएंगी तो किसी को डर नहीं लग रहा है। डर उसको लग रहा है जिसका घर, जिसकी भूमि भारत नहीं। डर उनको लग रहा है जिनको लगता है कि हमारा वोट बैंक को कहीं गड़बड़ा न जाए। मैं ये क्यों कह रहा हूं वोट बैंक, जरा आप सोचिए। अभी मैं सुन रहा था वो योगी जी ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। तो योगी जी तो ऐसी ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं कि उससे विपक्षी पार्टी के लोग डरने लग रहे हैं। अगर वो ड्रामा कर रहे होते तो वो लोग तो खुश होते, तालियां बजाते, आनंद लेते, कह रहे योगी जी तो अब ड्रामा कर रहे हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। उनको पता है कि ड्रामा नहीं है, योगी आदित्यनाथ सरकार में, प्रशासन में बहुत सीरियस एक्सरसाइज हो रही है। देश के हर राज्य को योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो करना चाहिए। लेकिन एक काम देश के हर राज्य को नहीं करना चाहिए। योगी जी से कहूंगा कि वो काम थोड़ा दुरुस्त करें। ये इतना बढ़िया डिटेंशन सेंटर बनवाए हैं, ये जो घुसपैठियां आए हैं जिस हाल में रहते हैं जहां जहां, उनको इतना अच्छा डिटेंशन सेंटर मिल जाएगा तो यहीं रह जाएंगे, कहेंगे हमको कहीं जाना ही नहीं। ये आप समझिए इसको। तो योगी जी से बड़ा नहीं, वैसे मैं आपको ये बताऊं, ये गंभीरता से बात तो हमने भी सोची जब हमने वो तस्वीरें देखी। हमने कहा इतना बढ़िया डिटेंशन सेंटर बना दिया है, वो कहीं नहीं जाएंगे। फिर तो वो कहेंगे यहीं रुक जाओ, उसमें कोई समस्या नहीं है। इससे बढ़िया क्या होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, देश की हर राज्य सरकार को गंभीरता सोचना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को देश के सभी गृह मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करनी चाहिए और ये एक्सरसाइज चलानी चाहिए। और एनआरसी इस देश में करना ही चाहिए। कौन देशभक्त नागरिक होगा जो कहेगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप न बने? ये कौन लोग हैं भाई? कमाल है। दुनिया के हर देश ने अपना नागरिक पहचाना है और उसमें करेंगे नहीं एनआरसी नहीं हो। एसआईआर के बहाने एनआरसी हो रही, एसआईआर के बहाने एनआरसी कतई नहीं हो रही। ये विशुद्ध रूप से मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। लेकिन एनआरसी भी होनी चाहिए। इसके बिना देश की आंतरिक सुरक्षा पर हमेशा खतरा बना रहेगा। वहां सिर्फ समरी रिवीजन। अब ये देखिए हर्षवर्धन जी ने, हर्षवर्धन जी ने तो बांग्लादेश से खुलकर डंके की चोट पर कह दिया कि एनआरसी होना चाहिए, एनआरसी होना चाहिए। क्यों ना हो एनआरसी? ये तो हर्षवर्धन जी कह रहे कि कौन लोग हैं जो एनआरसी नहीं चाहते हैं। अब ये अपने आप में बड़ी बहस हो जाएगी कि एनआरसी क्यों ना हो। मैं एक बार पंकज जी के पास जा रही हूँ, पंकज जी के पास जाती हूँ, उसके वापस आ रही हूँ आपके स्वयं प्रकाश जी। पंकज जी, आज तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से संसद में भी फिर से चेतावनी दे डाली इलेक्शन कमीशन अधिकारियों को, हम आएंगे, कानून बदल देंगे और फिर आपको देख लेंगे। ये बार बार धमकी का लहजा क्यों है? ये धमकी देने से क्या होगा? बल्कि खुलकर ये बोलना चाहिए भाई कि ये एक एसआईआर की प्रक्रिया है, इसमें अगर किसी को कोई समस्या है, आप सवाल पहले ही उठाते रहे हैं, आप वोट चोरी कहते रहे हैं, आप ये कहते रहे हैं कि भाई उसका असर कितना हुआ बिहार में मुझे नहीं पता, आप बताइए। लेकिन अब आप ये धमकी फिर से दे रहे हैं, संसद में दे रहे हैं कि हम आके बता देंगे। धमकी कोई नहीं दे रहा है, कर्तव्य याद दिला रहे हैं। निर्वाचन आयोग का कर्तव्य क्या होता है और वो अगर उस कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है तो उसको करना चाहिए। हमारा संसद में जो चर्चा हुई है उसमें विपक्ष ने 8-10 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। पहला मुद्दा तो ये उठाया कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है, न संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है कि किसी भी पूरे प्रदेश में निर्वाचन आयोग एसआईआर करा सके। चुनाव आयोग को सिर्फ उस निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर कराने का अधिकार है जहां मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों की शिकायतें हों और इन शिकायतों का भी लिखित में उल्लेख करने के बाद ही वो एसआईआर करा सकता है। दूसरा, राहुल गांधी ने अपने भाषण में पूछा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर क्या है और उसका सोर्स कोड किसके पास रहता है, निर्वाचन आयोग के पास या उन कंपनियों के पास जो ईवीएम बनाती हैं या फिर दोनों के पास। ये सवाल कई साल से पूछा जा रहा है, लेकिन न तो आयोग इसका कोई जवाब दे रहा है न सरकार दे रही है। फिर मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट का मसला है, वो निर्वाचन आयोग क्यों नहीं देता है? 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की व्यवस्था क्यों लागू कर दी गई है? तो ये सारे मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे हैं ये हैं।
आज विपक्ष के कई सांसदों ने ये मांग भी की कि मतदान पत्रों के जरिए ही फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए, और जब तक ये दोबारा शुरू नहीं हो तो सभी वीवीपैट पर्चियां जो हैं उनको गिनने की व्यवस्था फौरन लागू की जाए। इसमें चुनाव आयोग को क्या हिचक है? लोगों ने ये मुद्दा भी उठाया कि चुनाव के मौके पर सरकारी नहीं, पंकज जी समस्या किसी को नहीं है, समस्या किसी को नहीं है। आप मुद्दा उठा रहे हैं वो ठीक है, समस्या है धमकी के लहजे से, समस्या है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। आज कोर्ट ने भी कहा है कि भाई अराजकता थोड़ी बर्दाश्त की जाएगी, आप सिक्योरिटी दीजिए, अगर कहीं बीएलओ को दिक्कत है तो आप सिक्योरिटी दीजिए। और जिस राज्य में हो रही है उसके उदाहरण पेश कीजिए। एक व्यक्ति जाकर बोलता है कि यहाँ अराजकता है या बीएलओ, वो कह रही शिकायतें कहाँ हैं, और उन शिकायतों को एंटरटेन करेंगे, लेकिन आनी चाहिए, तस्वीरें भी तो आए सामने। मैं आपसे पूछती हूँ, ये हर राज्य में अभी चुनाव से पहले हम जानते हैं 26 में बंगाल है, 27 में यूपी है, इसलिए सबसे ज्यादा बोलने वाले भी अभी इस वक्त अखिलेश यादव और ममता बनर्जी हैं। उससे पहले बिहार में राहुल गांधी वोट चोरी कर रहे थे, उसका असर कितना हुआ मुझे नहीं पता, आप जानते हैं। ये लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? चुनाव और मतदान की पूरी प्रक्रिया लोगों के विश्वास पर आधारित है, लोगों का विश्वास उसमें होना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10-11 साल में हमारी निर्वाचन प्रणाली जो है उस पर गंभीर सवाल उठे हैं। इसलिए सरकार को ऐसे समाधान खोजने चाहिए कि लोगों का भरोसा न डिगे। अब क्या उठे हैं? निर्वाचन प्रणाली पर सवाल उठे हैं, यही तो मुद्दा है। बताइए भाई अजय जी, हमारी निर्वाचन प्रणाली पर पिछले कुछ सालों में बहुत से गंभीर सवाल उठे हैं, कह रहे हैं पंकज जी। सुचेता जी, एक बीमारी होती है, क्योंकि मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं तो इसलिए मैं बता देता हूँ, बीमारी होती है OCN, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। तो इनके जो नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, उनको ये बीमारी 2018 से लग गई थी। रफेल, हिंडनबर्ग, पेगासस, वोट चोरी, जाति जनगणना, जाति, आज कल हो गया SIR, वोट चोरी। तो ये बीमारी है, इसका सिम्टम्स भी बहुत साफ साफ दिख रहा है। हम देश की जनता को समझने के लिए ये समझ लेना चाहिए कि 4 बार कोई बोलेगा कौआ आके कान ले गया, कौआ आके कान ले गया, कौआ आके कान ले गया, तो बगल वाला बिलीव नहीं करता है कि कौआ आके कान ले गया, क्योंकि कान वहीं रहता है। तो इसी तरह से जो नैरेटिव बना रहे हैं कि देश की जनता में अविश्वास फैल जाए चुनाव आयोग के खिलाफ, ऐसा नहीं होने वाला है। भारत बहुत परिपक्व लोकतंत्र है और यहाँ के लोग खुद लोकतांत्रिक हैं। लोग जानते हैं कि हमने राहुल गांधी को वोट नहीं दिया था, आपको वोट कहां से आ जाएगा भाई? 1990 से बिहार में आप घटते गए, आपको जो वोट ही नहीं था पूरे यूपी में, आपको जो वोट है ही नहीं, 2 कैसे मिनट जाते हैं, आपको वोट कहां से आएगा? ले गया, पहली बार बोलते हैं तो लोगों के कान खड़े होते हैं, ऐसे ऐसी हरकत करेंगे तो और वोट खत्म हो जाएगा। तो भी लोग आसपास देखते हैं, लेकिन तीसरी बार लोग फिर सोच लेते हैं कुछ नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। होता ये है, वो जो शेर आ गया वाली कहावत होती है। तो वही अब मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ पंकज जी, क्योंकि बिहार में ऐसा हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा, पूरी प्रक्रिया हो गई। अब बंगाल आने वाला है, फिर जब तक यूपी आएगा फराज जी, जब तक यूपी आएगा तब तक लोग क्या समझ जाएंगे? या तो वो समझ जाएंगे कि वाकई प्रक्रिया में धांधली है, या फिर समझ जाएंगे भाई ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ है नहीं, ना कोई धांधली है, ना किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, ये सिर्फ बयानबाजी। आपने एक बात नोटिस किया जी, चारिता जी, स्वयं प्रकाश जी को कितनी तकलीफ है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को क्यों नागरिकता मिलेगी, मुसलमानों को क्यों नहीं? स्वयं प्रकाश जी को लीजिए। बहुत तकलीफ है टीएमसी को इस बात की, और समाजवादी पार्टी को भी, कि दूसरे देश के मुसलमानों को भी नागरिकता देना चाहिए, समानता होनी चाहिए, समानता। इस्लामिक देश में रहने में खुश नहीं है, भारत में आके समानता ढूंढेंगे। क्या इस देश के नागरिक नहीं है क्या? मुसलमान इस देश के, अरे ममता दी को बोलिए जाके बांग्लादेश से चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री बन जाएंगी वहां पे। यहाँ पे तो मुख्यमंत्री के भी आसार नहीं है। स्वयं प्रकाश जी से बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात स्वयं प्रकाश जी जवाब दीजिए। इस बात का जवाब गृह मंत्रालय इनकॉम्पिटेंट है। मैं एक चीज देखिए, गृह मंत्रालय काम करना चाहिए, वो काम अगर इलेक्शन कमिश्नर करेगा, वो काम इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव करवाना, निष्पक्ष चुनाव करवाना काम होता है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन अपना ही काम कर रहा है, ममता दी को काम था ये डिटेंशन सेंटर बनवाना और घुसपैठियों की पहचान करना, वो नहीं कर रही है। सुनिए, नहीं, स्वयं प्रकाश जी, मैं आपसे एक चीज कह रही हूँ, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके मुताबिक धारा 21 चुनाव आयोग को SIR कराने का अधिकार देती है। SIR का समय, प्रक्रिया और नियम तय करने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास होता है। और मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग बार बार ये कहते हैं क्यों करा रहे हैं, असंवैधानिक है, गलत है, क्यों?
जी मैं बताता हूं इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। कहां से आए हैं, उनकी बैक हिस्ट्री आपको पता है, वो कहां से आए हैं और किनके इशारों पर काम कर रहे हैं? नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं, स्वयं प्रकाश जी, ये तो गलत बात है। अभी तक आप ये कह रहे थे। नहीं, क्यों? आप सुनिए, जनता को सुनने दीजिए। आप जो बात कर रहे हैं, आपने जिनको लेकर गए वो आपकी मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि अभी आपने कहा कि एसआईआर का अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को। अब जब मैंने सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपकी बात तो जनता तक जाएगी, लेकिन अभी आपने कहा कि एसआईआर का अधिकार नहीं है। मैंने आपको वही बताया कि कैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एसआईआर की प्रक्रिया का अधिकार है। अब आपने कह दिया वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञानेश कुमार है कौन? बॉर्डर से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, दो बात है। नहीं सर, व्यक्तिगत आप आरोप लगाने को तो हर किसी पे लगाया जा सकता है। काम है देश में, देश की जो नहीं, आरोप सीधा आप करिए ना। आधार कार्ड से इसको क्यों नहीं कनेक्ट किया आप लोगों ने, बताइए तो। हाँ। इतनी परेशानियां, इतने बीएलओ मरे हैं। हाँ। इसके बारे में अजय आलोक जी आपके मुंह से या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं, अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं जताई। हाँ। तो लोग जो घूम रहे हैं, नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों करेंगे? हाँ। उनको देश को एक शगुफा छोड़ दिया है कि ये घुसपैठिए। अरे है तो निकालो ना भाई, कौन रोक रहा है घुसपैठियों को? घुसपैठियों जो देश के नागरिक। मैं एक बुनियादी सवाल पर आना चाहती हूँ, जो अभी फराज सुनिए, हर्षवर्धन जी ने एक सवाल पूछा, मैं उस पर ही जवाब चाह रही हूँ एक बार। जो बीएलओ पड़े हैं, हर्षवर्धन जी ने एक सवाल पूछा फराज साहब, उन्होंने कहा अगर एनआरसी भी है तो गलत क्या है? एनआरसी क्यों नहीं होना चाहिए? हर देश में होता है तो भारत में क्यों नहीं? कुछ राजनीतिक दलों को हमेशा दिक्कत क्यों होती है जब एनआरसी की बात होती है? बोलिए फराज साहब। नहीं, अंग्रेजी बहुत अच्छे नहीं है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। सीमा हैदर नाम की एक महिला जो आई थी, वो घुसपैठिया है कि नहीं है सुचारिता जी? बड़ा उसको तो बड़ी फिल्में में भी मिलने लगी थी सीमा हैदर को। मतलब जो महिला इलीगल तरीके से भारत में घुसी, उसको तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा उसका महिमा मंडन किया सीमा हैदर का कि पता नहीं वो क्या है। तो पहले तो ये बताइए कि सीमा हैदर घुसपैठिया है कि नहीं है? अजय आलोक जी ने अभी एक मेडिकल टर्म का एक जिक्र किया। अजय जी, आप डॉक्टर हैं, एक मेडिकल टर्म और होता है, एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं शाइडन-फ्रोइडा। शाइडन-फ्रोइडा का मतलब अजय जी समझ गए होंगे, आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं सुचारिता जी, इसका मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए अजय आलोक जी शाइडन-फ्रोइडा से ग्रसित हैं और सुचारिता जी परेशान होगी तो इनको बड़ा मजा आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो शाइडन-फ्रोइडा नामक मेडिकल कंडीशन से बहुत ज्यादा ग्रसित है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब देखते हैं ना कि देश की जनता को लाइन में लगा देखते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है। अचानक टीवी पर आते हैं शाम को और बोलते हैं कल से साहब 500 और 1000 के नोट जो बंद हो जाएंगे, और देश की जनता को अरे भाई वो जो लाइन में सुनिए दिमाग में हावी हो जाता है। सुनिए अगर लोग लाइन में लगे हैं और ये एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जानकारी दे रहे हैं, तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि देश के संसाधनों पे हमारा हक है। फराज साहब आपका है, अजय जी का है, मेरा है, घुसपैठियों का तो नहीं है। या फिर उन्हें देते रहे, उन्हें अधिकार भी दे। पूरी बात होने दी ना। हाँ देखिए मैं सुनिए सुचारिता जी, मैं क्यों बोल रहा हूं ये नौटंकी करते हैं? ठीक है। मैं इसलिए ये बोलता हूं कि नौटंकी करते हैं कि कभी लखनऊ की मेयर बोलती है कि लखनऊ में 2 लाख घुसपैठिए आ गए। हाँ। फिर वो अपने बयान से बैक ट्रैक कर जाती हैं कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। और ये लीडिंग समाचार पत्रों में सब आता है कि पहले मेयर साहिबा बोलती है कि लखनऊ में साहब इतने घुसपैठिए आ गए, और फिर बोलती है नहीं ये बयान जो है वो गलत हो गया। अब इसको कहिए, मैं आपको डेट बता दूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स के पेज नंबर 3 पर यह खबर आई थी। एक गंभीर सवाल और है, उसके बाद में आप मेरे पास ना आइएगा। 2015 में आपका कौन सा सवाल गंभीर नहीं है? इस देश में बन चुकी थी। आज से सुनिए, अब आज से ठीक 10 साल पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में एक भूमि समझौता होता है। यह देश की जनता को नहीं पता है, आपके माध्यम से देश की जनता के बीच में जाना चाहिए जी। और वो भूमि समझौते के तहत कुछ जमीन के टुकड़ों का आदान प्रदान भारत और बांग्लादेश से होता है। और उसमें ये मैं बोल रहा था ना, नौटंकी करते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। और इसमें यह ऑप्शन दिया गया कि साहब आपको अगर बांग्लादेश की नागरिकता लेनी हो तो ले लीजिए, या इंडिया की नागरिकता को लेना हो ले लीजिए।
उसमें कुछ लोगों ने इंडिया की, भारत की नागरिकता ली। जब वो हरियाणा में, वहां पर पुलिस ने कहा नहीं नहीं तुम यहां से कहा गए। अब वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है कि विश्व गुरु ने ये समझौता किया था, जमीन के टुकड़ों का आदान प्रदान किया था। नहीं 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 नहीं, तुम घुसपैठी हो, तुम बाहर निकलो। अच्छा हर्षवर्धन जी, तो उसको लेकर के फिर वापस आपने जो बात बोली, नौटंकी ड्रामा, नहीं ये नौटंकी ड्रामा और कुछ ये नौटंकी है, ये ड्रामा है, ये नहीं चलेगा इस देश में। ये कहते जाएंगे विपक्ष, मुझे पता है अब 2026 में बंगाल का चुनाव आएगा, जबकि घुसपैठ की समस्या को खुद ममता बनर्जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत बड़ी आपदा बता चुकी हैं। ये हकीकत है, लेकिन तब भी ये अभी ड्रामा कैसे हो गया, जरा समझाइए इसे। नहीं सुचेता जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था और फराज किदवई जी के जवाब की प्रतीक्षा में कर रहा था, आप भी कर रही होंगी। मिला क्या जवाब? आप एनआरसी पूछ रही थी, वो जाने क्या तीर घाट मीर घाट पता नहीं कहां चले गए। कुछ खोज खाज के लाए तो अजय आलोक जी चूंकि डॉक्टर हैं, उसके जानकार हैं, ये नहीं जानकार हैं तो कुछ खोज के ऐसा बताए जिससे लोग समझें कि उनके जानकार हैं। लेकिन भैया ये उसका मुकाबला नहीं था, ये जवाब आपको देना था कि एनआरसी में क्या दिक्कत है। और एसआईआर वोट काटने या जोड़ने के लिए नहीं है, प्योरीफाई करने के लिए, शुद्धिकरण। लेकिन एक जरूरी बात, मैं इतनी देर से बहस देख रहा हूं, क्या इन प्रवक्ताओं को, इन पार्टियों के नेताओं को पता है कि पिछले 6 महीने में पार्टियों के फीडबैक के आधार पर चुनाव आयोग 2 दर्जन से अधिक सुधार कर चुका है? क्या इनमें से किसी को ये जानकारी है? और टीएमसी के भी जो अभी प्रतिनिधि गए थे, जो नेताजी लोग गए थे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं दिखी, कोई भी ऐसी बात नहीं बता पाए। अब दिक्कत है कि स्वयं प्रकाश जी स्वयं के अलावा तथ्यों पर प्रकाश कभी नहीं डालते। असली मुश्किल ये है। पूरी डिबेट में आप देखिए, कभी तो तथ्यों पर प्रकाश डालिए स्वयं प्रकाश जी, ये कब तक चलेगा? देखिए मैं बस ये जानती हूँ कि ममता बनर्जी खुद घुसपैठ को एक बहुत बड़ी समस्या बता चुकी है। एसआईआर की प्रक्रिया जो है उसका अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का, लेकिन इन सब के बावजूद ये जो एसआईआर की डिबेट है ये 2026 तक जारी रहेगी, हम जानते हैं, पश्चिम बंगाल तक और यूपी तक भी जारी रहेगी। अब इसमें आपको तय करना है कि आप किस तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।